कब तक पढ़ने का? जब तक है जान। थक गए होंगे ना आज? सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक। किसको? नॉटी हो रहा है। बोलता सर आपको देख के एनर्जी आ गई। मेरे को देख के नहीं है ना। हाँ ये फैक्ट है भाई, घर जाके पिटवाएगा क्या मेरे को? मतलब भाई साहब अलग मोटिवेशन है इसका। वाह यार मेरा बच्चा। केसरिया तेरा इश्क है पिया। ये मस्त है एकदम ऐसे। तब आज पढ़ना चालू करना है क्या? हाँ फिर आए क्यों आज? पढ़ना नहीं है। इंट्रोडक्शन खेलना है। सब वही खेले, आप भी खेलो। जैसे तेरी मर्जी बाबू। इंटरकॉस्टिंग में 23 बरा ना? 23 अगस्त। चलो एक से थोड़ा दुकान जमा लेता हूं मैं। लाइव हो गया ना अपन? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो बॉस। सर सॉन्ग्स लगाना भारी है एकदम। पब्लिक एक मिनट ना बस, थोड़ा सा दुकान जमा लूं, फिर आप बोलोगे तो भी रुकूंगा नहीं। बाकी कुछ चाय कॉफी नाश्ता मंगवा दूं? क्या बेटा? देख तुझे नहीं दिया इसलिए तू पास हुआ। सोच देखे, देखो रैंक में आ जाएगा तू। है ना? चलो हेमंत भैया कर दे अभी। क्या है ये स्क्रीन भी लेके आया इसको। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सीरियसली वापस एक बार करेंगे, टेक 2। हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये हुई ना बात। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है, राइट? एंड आई नो यू गाइज आर रियली वेरी वेरी टायर्ड। सुबह से 8 बजे से लेके अभी शाम की हो गई है 5। तो आप कंटिन्यूस बैक टू बैक लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, एक ही जगह पे जमे हुए हो, डटे हुए हो, बट सर हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना? सो दोस्तों I'll try to make this lecture very 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 happening for you guys and very enjoyable as well as you know fun loving for you. So जितना भी दिन में बोर होना है हो जाना, शाम में है ना ऐसे 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 मुंह मत बनाना, ठीक है ना? हाँ ऐसे हंसते रहना है एकदम मस्त, ऐसे बिल्कुल भी ऐसा सीरियस नहीं, एकदम फन में रहना, ठीक है? ओके सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम CA हर्षद जाजू। इंपॉर्टेंट CA है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है CA बनने के लिए, राइट? सो CA हर्षद जाजू। पिछले 10 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ और पिछले 4 साल हो गए मैं कॉस्टिंग भी पढ़ा रहा हूँ एंड हैव प्रोड्यूस्ड फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन विच एवर सब्जेक्ट आई एम बीन टीचिंग। मतलब ये ऊपर वाले की एक अच्छी ब्लेसिंग है। सो
एंड आई होप एंड विल इंश्योर कि आपके बैच में भी ऐसे ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स हम लोग लेके आए, राइट? यस सर। सो अपनी पूरी मेहनत उसके लिए होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आप किस तरीके से पढ़ाओगे। पहले ना सर ये एक थोड़ा सेट कर लेते हैं अपना मामला कि आपसे हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर क्या वो एक तरफा प्यार न को, है ना ऐसा? ठीक है, वो दो तरफा होना बहुत जरूरी है। सो मेरा बच्चा देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहली चीज जो है, ये सब्जेक्ट जो है ना ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मीन्स 100% प्रैक्टिकल, मतलब हम लोग को प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है और ये सब्जेक्ट जो है रियल लाइफ में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है इसका इस्तेमाल भी करती है, राइट? सो ये सब्जेक्ट का एस्पेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले व्हाई इस चीज के ऊपर अपना बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि आप समझो, व्हाट अगर जानना है आपको तो आप किताब पढ़ के, खुद से पढ़ के भी आपको आ जाएगा। माई एम इज ऑलवेज टू सेटिस्फाई योर व्हाई। एक खुराफाती दिमाग होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों, व्हाई। जब आपका वो व्हाई सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो साहब वो पढ़ने में मजा भी आता है। तो हम लोग हर कॉन्सेप्ट का व्हाई ट्राई करेंगे सेटिस्फाई करने के लिए। फिर वो व्हाई को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे हम लोग है ना लॉजिक्स, इंटरप्रिटेशंस, डेरिवेशंस कि आखिर ऐसा क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम लोग समझेंगे। वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम लोग आएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, लॉजिक ये हम लोग को समझ में आ चुका है। तो उसके बाद अब हमको करना क्या है, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? सो हम लोग प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, रफली हम लोग एक एक चैप्टर्स के मिनिमम 50-60 तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हर चैप्टर्स के। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे कि जिसमें अपन 100 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बराबर? एंड आई कैन प्राउडली से दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एनीबॉडी इन इंडिया इज सॉल्विंग इन क्लास। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि आप लोग बहुत बिजी हो ना, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप क्लास में रहोगे। फिर आपको अलग से एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जब हम लोग क्लास में पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो वो उस चैप्टर को इतने हद तक पढ़े, एवरीथिंग, उसका पास्ट एग्जाम पेपर्स, मतलब ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर उठा लो, चलो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व। कोई भी एमटीपी, आरटीपी का क्वेश्चन उठा लो, उठाया, सॉल्व करने आ रहा है, यस सर, डन। वो लेवल तक हम लोग को पहुंचना है। देखो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मतलब कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगे ना, सर वो कमिटमेंट का क्या हुआ, देखो ये वीडियो हमारे पास है ना, तो विल ऑलवेज हैव एन एविडेंस, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर गोल विल बी। तो हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि आपको उस चैप्टर के ऊपर कमांड आनी चमकती कि कोई भी क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंक के किसी ने भी मारा, बोले ये सॉल्व कर, तो विल बी लाइक कि अच्छा चल फटाफट यू कैन सॉल्व, राइट? ये प्रिपरेशन करना है। दिस इज व्हाट आई विल बी डिलीवरिंग स्टेप नंबर 1, ठीक है? अब ये स्टेप को अचीव करने के लिए अपना क्लास में क्या होगा तरीका, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम्स आप मतलब लॉजिक्स आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एक तरीका है सर। इसमें आप समझिए बात को कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो पहला प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ मस्त देखोगे, अच्छा ऐसा तरीका है, ये फ्लो है, इसको ऐसे करना है, ओके नाइस। सेकेंड प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ओके पहले प्रॉब्लम में ऐसा किया था, सेकेंड में भी वैसा ही हो रहा है, बहुत शानदार। तीसरा प्रॉब्लम आप और हम मिलके साथ में सॉल्व करेंगे। चौथा प्रॉब्लम आप और हम मिलके साथ में सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट वाला जो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे आपको इंडिपेंडेंटली मैं क्लास में सॉल्व करने दूंगा मैं, राइट? ये बात को ध्यान से सुनना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने दूंगा टाइमर पे। आई स्टार्ट द टाइमर इन क्लास, ठीक है ना? एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू सॉल्व। जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे कैलकुलेटर को देखेंगे, कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे मैं क्या कर रहा हूं जिंदगी में, मैं यहां क्यों आया, मैं सीए में ही क्यों आया। क्वेश्चन देख के हैंग हो जाओगे, ठीक है ना? होने दो। दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन क्लास। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, आपको तभी रियलाइज होगा कि सही में आपको वो चीजें आ रही है या नहीं आ रही है. इनिशियली सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इज ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. कभी आपने ना 11th 12th ना आपने इसको फाउंडेशन में कभी इसके बारे में आपने सुना सोचा समझा भी नहीं है. सो इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट जो हम लोग उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं. तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, टाइमर पे सॉल्व करने दूंगा. तो उस समय पे जब बैकग्राउंड होने के बाद जब आप खुद से ट्राई करोगे, मैंने क्या कहा, एक्सट्रीम होंगी. कुछ बच्चा डायरेक्टली सॉल्व करेगा, कुछ बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, कुछ बच्चा सॉल्व करेगा बट गलत तरीके से सॉल्व करेगा. समझ रहे बात को? कोई फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को अटेम्प्ट करना है. कोई जज नहीं कर रहा है आपको. इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अपना दिमाग लगाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे ये चेक करना है. इसमें क्या होगा, फिर टाइमर खत्म. फिर उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड करूंगा. फर्स्ट एडजस्टमेंट आएगा, मैं आपको पूछूंगा दोस्तों इसको कैसे डील करना है. आपने ऑलरेडी दिमाग लगाया हुआ है ना, आपको 5 मिनट 10 मिनट सोचने का समय था ना आपके पास. तो आप बोलोगे सर इसको ऐसा करते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, जो आपने सिखाया जो मैंने समझा, सर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है बॉस. बराबर. कुछ बोलेगा ये नहीं रेड़ा है क्या, ऐसे थोड़ी करना है, इसको ऐसे करना होता है, मैंने ऐसे सोचा. तो सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस क्या क्या होंगे वो सबके सामने बाहर आएंगे. बराबर. फिर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों इसको ऐसे या वैसे कैसे सॉल्व करना है. सिर्फ बताऊंगा नहीं, उसका रीजन भी बताऊंगा. फिर क्या होगा मालूम है आपको, यू विल बी लाइक अच्छा ऐसा सोचना था क्या. तो समझो इस बेसिस पे आपको वो एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान में रहेगी. समझ रहे? नहीं तो क्या हो जाएगा, इफ आई गिव यू ओके दिस इज द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बच्चों इसको स्टार मार्क करो एंड अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली लर्निंग द एडजस्टमेंट्स ट्रीटमेंट. बराबर. वी डोंट वांट टू लर्न, वी वांट टू डेवलप. यू गेटिंग माय पॉइंट. आपने कहावत सुनी होगी, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. सुना है क्या ऐसे कभी? सुना है ये कहावत, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. तो भाई जब मैं आपको टाइमर दूंगा ना क्लास में सॉल्व करने के लिए, मैं चाहता हूं कि उसमें आप गलतियां करो. क्यों? क्योंकि जब गलतियां करोगे तब ध्यान में रहेगा कि अच्छा इसका सही आंसर ये है. एंड फिर थोड़ा फ्यूचर में जाते हैं. इमेजिन कभी गलती से आपकी इच्छा हो गई पढ़ने की. ऐसा तो होती नहीं, ऐसा टू बी ऑनेस्ट, बट गलती से इच्छा हो गई पढ़ने की. आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसके क्वेश्चंस आपने लिए सॉल्व करने के लिए. आपने वहां पे नोट करा हुआ है कि आपकी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आपकी ये गलती हुई थी. क्या लिखा है आपने, व्हाट मिस्टेक यू डिड. दिस इज योर क्वेश्चन बुक. और इसमें आपने क्या किया, आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसा. सो आप यहां पे नोट में लिखोगे कि भाई मेरी इस प्रॉब्लम में ये गलती हुई थी, मैंने ये कैलकुलेशन गलत किया था, ये इंटरप्रिटेशन गलत किया था. मुझे बताओ ये इतना पढ़ के क्या होगा, आप मुझे बता दो. ये गलती करी थी याद आएगा, इमीडिएटली उसका राइट ट्रीटमेंट भी याद आएगा क्या? यही तो चाहते हैं. सही चीज जल्दी ध्यान में नहीं आती मालिक. गलती करो, वो गलती को ठीक कैसे किया था वो जल्दी ध्यान में आएगा. एंड दैट इज वाई द टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझे क्या बात को? यस सर. तो दिस इज हाउ वील बी प्रोसीडिंग, कि आपको इंडिपेंडेंटली आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा. इससे फायदा क्या होता है ये तो एक बता दिया. दूसरा, वी आर सॉल्विंग इट इन अ प्रेशर. एक टाइम का प्रेशर है. टाइमर बताओ कैसे दिखेगा आपका, ये ऐसा फुल स्क्रीन पे आपका टाइमर चलेगा. दिस प्रॉब्लम 5 मिनट्स, 3 मिनट हो गया. आई विल बी स्क्रीमिंग लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट. अबे कर रहा ना, रुकना. यू गाइज विल बी अंडर प्रेशर, ट्रेमेंडस प्रेशर. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं मैं आपको. सो यू नो ये प्रेशर जब आपका अभी से डे 1 से जब आएगा ना, एग्जाम में वो प्रेशर नहीं आएगा सर. Because for next 3.5 months, you will be going through that torture. You are prepared
टू टेक दैट प्रेशर कि 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर मेरे को सॉल्व करना है, एंड यू आर ट्रेन्ड टू डू दैट. समझे बात को? सो दिस इज व्हाट अपन सिर्फ क्लास में ना, आप समझो क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसका डेरिवेशन, दिस इज एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. बट इतने सारे क्वेश्चंस को टाइमर पे सॉल्व करना, बॉडी के अंदर वो हैबिट डेवलप करना, यू गेटिंग माय पॉइंट? 3.5 months रोज ये करते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स के लिए. तुम समझ रहे? मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होगा आपका. दैट इज दिस. ये सब होने के बाद आपको बता दूं कि आपके इस 3.5 months के जर्नी में आपकी 5 टेस्ट होगी चैप्टर वाइज. मतलब जितना जितना आपका सिलेबस होगा, बराबर, उसके हिसाब से एक रीजनेबल सिलेबस होने के बाद फर्स्ट टेस्ट, वापस आगे और रीजनेबल सिलेबस होने के बाद क्यूमुलेटिव सेकंड टेस्ट. क्या बोला? मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए तो सेकंड टेस्ट नेक्स्ट 3 चैप्टर्स पे होगा. ना मुन्ना ना, फर्स्ट 6 चैप्टर्स पे टेस्ट होगा. पूछो क्यों? क्योंकि पहले 3 चैप्टर्स भूल गए तो फिर मेहनत बर्बाद, वो होने नहीं दूंगा. तो नेक्स्ट 6 चैप्टर पे फिर और 3 चैप्टर्स हो गए, और 3 चैप्टर्स और 9 चैप्टर्स, ऐसा क्यूमुलेटिव टेस्ट होते जाएगा. सो कभी भी अपना टच नहीं छूटेगा. और जब लास्ट टेस्ट होगी, बताओ क्या होगा? लास्ट डे फुल सिलेबस टेस्ट देने का, पेपर सॉल्व करने का. आपको समझ में आ जाएगा, ओके लास्ट डे है क्लास का, एग्जाम पेपर सॉल्व कर दिया, ओके सर अब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एग्जाम का 100 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकता हूं. समझ रहे? दिस इज व्हाट आवर अप्रोच इज गोइंग टू बी. समझे बात को? बिकॉज आई बिलीव व्हेन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है ना, आप सबने बचपन से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ये ऐसे 2-3 महीने एक साथ पढ़ लिए फिर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. दे रिक्वायर व्हाट? रेगुलर प्रैक्टिस. जब रेगुलर प्रैक्टिस होता है तो दिमाग उसके हिसाब से क्या होता है? ट्रेन होता है, डेवलप होता है. सो वी विल बी एमिंग थ्रू आउट दिस, राइट? यस. ये हो गया मैं आपको क्या क्या डिलीवर करूंगा. आपने ये चीजें मेरे से एक्सपेक्ट करनी चाहिए बेयर मिनिमम. ड्यूरिंग द कोर्स तो बताऊंगा ही कि और क्या क्या चीजें आपके लिए इन स्टोर है. सो दिस इज द बेयर मिनिमम यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि इतना तो भाई करके दे दे. आपसे भी कुछ तो एक्सपेक्टेशन है. जैसे मैंने कहा कि ये प्यार एक तरफा नहीं होगा, बराबर. सो आप समझो आपसे मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेड है. पहली बात, मालिक दिल पे पत्थर रख के आपको हां बोलना पड़ेगा. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. पूछू, मांगू? दिल पे पत्थर रख के हाँ बोलना पड़ेगा. मेरे जीडी पीडी लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों, आपको भी, आपको रोज लेक्चर अटेंड करना है. रोज करना नहीं, वो आज का दिन तो ये स्तर मतलब ऐसा निकलता हो. फिर उसके बाद जैसे अभी आज तो एकदम सहमे से है एकदम. 10 दिन बाद में ये आज अगर फोटो लेके है ना, आज इनकी फोटो लेना, हेमंत आज फोटो लेना, 10 दिन बाद स्क्रीन पे लगाएंगे और लास्ट डे पे भी दिखाएंगे, अच्छा यही तुम थे. ठीक है ना? जो आज सहमे से हो ना, उसके बाद एकदम अलग ही आत्मा आएगी अंदर, तो दोस्ती यारी बढ़ जाती है, बराबर. तो आप समझो बात को. फिर क्लास बंक, मौसम मस्ताना है ना, ठंडी का मौसम है, घूमने जाना है, आज मन नहीं कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है ना, ऑल दोज थिंग्स हैपन. बट दिल पे पत्थर रख के आपको ये कमिटमेंट देना है. आज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, ये 3 महीने का कमिटमेंट है, ठीक है, कि आपको सर रोज आना है. और रोज क्यों आना है ना, आप समझो बात को. भाई कोई और सब्जेक्ट आओ ना हो, कॉस्टिंग में रेगुलर आना. रीज़न बहुत सिंपल है. मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, आज जो है ना, मान लो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, आज मैं इतना पढ़ाऊंगा और इतने से पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम डेवलप करूंगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, उसमें एडिशन करूंगा, उसी कॉन्सेप्ट में एडिशन करूंगा. कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, एक साथ इतना बड़ा बॉम्ब नहीं फोड़ेगा मैं. फिर तो तुम गए, बोले रहने दे भैया मुझसे नहीं हो पा रहा, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे. तो आज जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो इतना ही पढ़ेंगे उसको. नेक्स्ट डे उसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे, थर्ड डे उसमें एडिशन करेंगे, फोर्थ डे पे फुल कॉन्सेप्ट होगा, मास्टर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है. आपको चिल्लर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा 4 दिन, उसमें एक एक चिंटू एडजस्टमेंट नया ऐड करते जाएंगे. लास्ट डे ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आपके लिए मास्टर प्रॉब्लम बनेगा जो एग्जाम में आने वाला है. अब सोचो फर्स्ट डे पे तू आया, फर्स्ट डे पे लगा है
ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, जान दे कल नहीं जाता, फिर कल नहीं जाएगा, नेक्स्ट डे चल आज जाता हूँ, आज कुछ शायद नया करेंगे, कल जो पढ़ाया था वो लॉस इन ट्रांजिट हो गया, समझा बात को, फिर प्रॉब्लम सही है ना। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेगुलर आओ, या तो मेरे को पूछने का अगर प्लान है ना ऐसा छुट्टी मारने का है कुछ ऐसा, सर कल सही में जाना है सर, वो बुला रही है, तो मैं बोलेगा जाने का है कि नहीं जाने का, ठीक है ना, पूछ के जाना ऐसे, क्योंकि ये भी उतना ही सही है कि स्टूडेंट हो आप, जिंदगी भी जीना है, एक आध लेक्चर बंक किया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा है ना, बोल ले हाँ क्या है उसमें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं शक्ल नहीं उसको ही मालूम, अच्छा दिसत नाही आहे रे इकडे, हां आया, चलो सो वी आर बैक ऑनलाइन, यस ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो हाँ जी, सो हम बात कर रहे थे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उसके बारे में, तो पहला जो था वो किसके बारे में बात करी थी हमने कि आपको सर रोज आना है क्लास को, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लो में चलता है, तो कहीं पे भी अगर आप ब्रेक कर लिए तो नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसा मामला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने जैसे कहा आपसे कि आप लोगों ने क्लास में जितनी भी क्वेरीज आती है आपको, यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क मी इन द क्लास, इट इज नॉट बिफोर आफ्टर बट इट इज ड्यूरिंग, इसलिए तो हम आपको टाइम पे टाइमर पे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं ना अपन, बराबर। रीजन क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आपको बहुत सारे क्वेरीज आएंगे तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेरीज ही नहीं आ रही यार, बहुत बोर लग रहा है ये, मतलब ऐसे ऐसे कुछ क्वेरीज ही नहीं आ रही, सो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट कि जितने भी क्वेरीज आए आपको आप इसको पूछेंगे, ठीक है। सो अब अपन ये दो चीजें तो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा जो है कैलकुलेटर लगता है साहब कॉस्टिंग में, ठीक है, स्टिक नोट्स लेके आना, हाईलाइटर लेके आना और 2-3 अलग अलग के कलर पेन्स लेके आना, ठीक है। एक हम लोग कलर स्कीम मेंटेन करते हैं, बुक्स कलरफुल फाउंडेशन में बनाई थी ना अपन ने मस्त है एकदम, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो अभी और क्या क्या है ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको बताते रहूंगा ही, अब थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसके लिए खास हम लोग आए हैं, ठीक है। सो आइए मेरे बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसका नाम है, वो तो प्यार से बुलाते हैं हम उसको, तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब एकदम आराम से ना, सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू द प्रवचन। आर यू गाइज रेडी? यस सर। मेरा बच्चा इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आर यू रेडी? यस सर, ओके। सो बात हो रही है अभी एक सब्जेक्ट की, आज बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि आज सुबह से आप बहुत इंट्रोडक्शन खेल रहे हो, तो कुछ ऐसा भारी हो जाए, आज तूफानी करेंगे कुछ। सो एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम लोग, लाइव स्ट्रीमिंग वाले क्वेरी कैसे पूछेंगे बेटा, जैसे अभी ये पूछा, अरे यार मेरा बच्चा कितना क्यूट है। सो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में अभी कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों कितने नंबर का है? 100 नंबर का। तो आपको इस सब्जेक्ट को देना है फुल इज्जत, ठीक है ना।
100 नंबर का जो सब्जेक्ट है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। वो 2 हिस्से कैसे हैं? एक जो है 20 मार्क्स, ठीक है, एंड दूसरा है 80 मार्क्स। तो 20 मार्क्स जो है ना मेरी जान, ये आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बेसिक थ्योरी आपको बोलेंगे इसके बारे में लिख, उसके बारे में लिख, तो वो 20 मार्क्स का आता है। और 80 मार्क्स जो है सर, ये जो है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सॉल्व करना है। सही है एकदम, और एकदम बेस्ट है। कोई क्वेश्चन 6 नंबर का, कोई 10 नंबर का, ऐसा मस्त एकदम ऐसे होलसेल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। राइट हो गया, डायरेक्ट 10 नंबर आपके अकाउंट में। समझे क्या बात को? इतना भारी है। सो 20 मार्क्स की थ्योरी है, 80 मार्क्स क्या है सर? आपको प्रैक्टिकल है। सही है एकदम, यस। चलो अभी सबसे पहले, अभी मैं मस्त एकदम अच्छे से कुछ सब्जेक्ट को डेवलप भी करते, साथ निभाना, ठीक है ना, रास्ते में छोड़ के मत जाना ऐसे बीच में, ठीक है। अभी जैसे पहले हम लोग बात कर रहे, सब्जेक्ट का नाम क्या बोला आपने? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, इंटरेस्टिंग काम करते हैं। आपकी कॉस्टिंग की फीस कितनी है सर? आपने फीस भरी ना अभी? 13,000। ठीक है, एक काम करते हैं 13,500 लिखते हैं। आपका फेवरेट काम कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया आधे बच्चों को? 13,500। ओके, रफली कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सो इनटू लेट अस से 300 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इनटू 300 बच्चे। अरे कितना बच्चों को मजा आ गया। देखो उधर कैलकुलेटर की आवाज आ रही है मेरे को, खटाखट पहले कैलकुलेशन। फेवरेट काम है सर ये हमारा, ठीक है। सो कितना हो गया? कितना हो गया? 13,500 इंटू 300। बोलो ना, अच्छे से बोलो ना। कितने हो गए? 40 lakhs। वाओ, क्या बोल रहे? लाइव स्ट्रीमिंग बाकी है अभी तक। तो आपका जो फोकस है ना, गलत जगह है। मेरा फोकस यहां पे है, वो छोड़ो बाकी का, वो तो ठीक है। खैर, अपना फोकस जो है ना वो 13,500 पे, जो फीस है, जो प्राइस है। मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइस जो है ना भाई, इतना गुस्सा मत कर, मतलब ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तू भी सीए बनेगा भाई, है ना? यस। सो मेरा बच्चा, ये 13,500 जो है, ये प्राइस आपको दिख रहा है ना, ये फीस दिख रहा है आपको भाई। ये 13,500 ये कैसे डिसाइड किया? मतलब शायद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बोलो क्या कुछ तो होगा ना ऐसा कि 13,000। वाई 13,500? 13,501 क्यों नहीं? ऐसा कुछ तो भी ऐसा है क्या? कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसा सोचा होगा ना सर कि मतलब ये 13,500, ये जो अमाउंट आपने सेट किया है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा सर। क्या ऐसा कुछ नहीं सर? मैं अच्छा लग रहा है, ये नंबर इज गुड, है ना? 13,500 अच्छा लग रहा है, बोलने को भी अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको डन करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? कोई बताएगा मुझे इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा सर? मतलब आपने क्या देखा सबसे पहले यहां पे कि सर इसको मतलब ये क्लासेस कंडक्ट करने के लिए आपको पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना लगता है? ये 40,50,000 पूरा थोड़ी मेरा है, ये पूरा प्रॉफिट थोड़ी है मालिक। बोलना कुछ। यस सर। तो आप समझो इसके अंदर ये 13,500 जो हमने डिसाइड किया, इसके अंदर क्या है? कॉस्ट है। अरे बोलना पड़ेगा आपको। और ये कॉस्ट के साथ साथ हमने क्या किया? कुछ प्रॉफिट जोड़ा हमने, बोलना पड़ेगा यस और नो? यस सर। और ये होने के बाद फिर सर आपने डिसाइड किया होगा अबाउट व्हाट? सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में आपको? सो आप समझ रहे, हम लोग जो कॉस्टिंग जो पढ़ रहे, आज हम लोग बेसिक बहुत ही बढ़िया सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर में सब्जेक्ट जो है ना, ये पढ़ू क्यों मैं? व्हाट इज द रीजन? क्या करूंगा मैं इसको पढ़ के भाई? बराबर मेरी जिंदगी में सब्जेक्ट आया क्यों? तो सबसे पहली बात तो है, अगर आपको आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है,
तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको कितना खर्चा लग रहा है वो खर्चा आपको ध्यान में रखना है कि नहीं. उसके बाद हम बोलेंगे कि ठीक है पर स्टूडेंट मेरे को 1000 रुपए प्रॉफिट कमाना है या पर स्टूडेंट मेरे को 20% प्रॉफिट कमाना है, उसके हिसाब से मैं मेरा सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा ना. क्या बोलते बोलो आएगा ना. तो आप समझिए बात को. मेरा पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, पहला ऑब्जेक्टिव जो मुझे, जैसे सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है ना आपको, कॉस्ट. मैं कॉस्ट को क्यों स्टडी करूंगा? बिकॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इट विल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग, चलो चलो एवरीवन बोलो, इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हाट? एब्सोल्युटली यस. अब सेलिंग प्राइस के साथ साथ अब आप मुझे खुद बताएंगे. मैंने तो बेसिक वाला बता दिया, मैंने तो बहुत बेसिक बता दिया, मतलब एकदम ही क्या बोलते हैं उसमें, मुझे कोई दम ही नहीं है उसमें कि कॉस्ट क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है. और आप मुझे बता सकते हो कि और कॉस्ट जान के मैं क्या करूंगा. मैं एक बिजनेसमैन हूं, समझो बात को. पहले आपको थोड़ा एक विजन देता हूं, बैकग्राउंड देता हूं. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं एक बिजनेसमैन हूं. मैं आपके पास आया और आपको मैं बताया कि सर मुझे कॉस्ट असर्टेन करना है, मुझे कॉस्ट जो है ना वो कॉस्ट चाहिए. आप पूछ रहे हो क्यों? तो मैंने बोला देख भाई सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, बराबर. दूसरा और क्या हो सकता है ये बताओ? मिनिमाइज द कॉस्ट. मतलब आप सर सिर्फ कॉस्ट जानो मत, कॉस्ट को साथ ही साथ क्या करो, कम भी करो. सो यू विल बी एमिंग फॉर व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन. तो आपने बताया कॉस्ट रिडक्शन, तो तीसरा मैं बता देता हूं आपको. कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? और कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे. कोई है यहां पे 200 रुपए के लिए? पहला सवाल यह रहा आपके सामने. ये कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्या ये सेम है, क्या अलग अलग है? कम ऑन एवरीवन, श्योर? सोच लो अभी भी. कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, क्या ये सेम है, क्या अलग अलग है? कोई है जो इसका जवाब देगा कि क्या डिफरेंस है? 200 रुपए मिलेंगे, सोच समझ के, नहीं तो 100 रुपए तू मुझे देगा. जस्ट किडिंग. बोलो, उसको माइक दे बच्चे को. गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप बस महसूस करना. सर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम ट्राई करते हैं किस तरीके जो मेन कॉस्ट है हम किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें ताकि हम मेन कॉस्ट को थोड़ा लेस कर सकें. थोड़ा लेस, फिर वो तो रिडक्शन हुआ ना. सर रिडक्शन में हम कंप्लीटली उसे कट डाउन करने की कोशिश करते हैं. फिर कंट्रोल में? कंट्रोल में हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं किस तरीके हम उसे डाउन कर सकते हैं. मतलब वो रिडक्शन बोलेगा और डाउन बोलेगा, मतलब ऐसा. अरे क्या ये है क्या मैं? नेक्स्ट. हाँ इसको दे. कम ऑन. In cost reduction, we try to reduce our cost and वाह, मैं बोलूं आगे. कॉस्ट कंट्रोल में वी ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट. खत्म यार, क्या भारी है ना. बोल बोल, कॉस्ट रिडक्शन बोल. cost reduction में हम ट्राई करते हैं कि हम वो कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर सकते हैं. वही है सर. अरे पानी पिलाओ यार इसको. कंट्रोल में दे आजू बाजू. बाजू में उधर वो छोरी को दे. सर कॉस्ट रिडक्शन में हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है उससे कितना कम कॉस्ट और लग सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, वो ट्राई करते हैं. एंड सर कॉस्ट रिडक्शन मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा, पब्लिक बोल रहा है कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना. कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना. सर कहाँ है इतना टेंशन ले रहे हो बे? लाओ 200 रुपए. तो सर कॉस्ट कंट्रोल में जो हमारी मिनिमम कॉस्ट है वो उससे एक्सीड ना हो, उसका ट्राई होता है कि कॉस्ट कंट्रोल हो मतलब. ना. और रिडक्शन में? सर रिडक्शन में मतलब हम क्या सर बेस्ट ऑल्टरनेटिव ले सकते कि जितना मिनिमम. मैं 10-20 रुपए देगा तेरे चलेगा क्या ऐसा? आधा आधा में कंप्लीट. अच्छा आंसर चाहिए. हाँ इसको दे, इन भैया को दो. चलो सर कॉस्ट कंट्रोल में अगर कॉस्ट 10 रुपीज है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो 10 ही रहे. हाँ. कॉस्ट रिडक्शन में अगर कॉस्ट 10 रुपीज है तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो 8 हो जाए. ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे. और अच्छा वाला थोड़ा ऐसा मजेदार, मतलब कुछ चलो ऐसा, मतलब ऐसा क्या करूंगा मैं कि जिससे मैं सही में देखो. कॉस्ट रिडक्शन मतलब भावनाओं से समझ में आता है कि कॉस्ट को कम करना है, बट वो सिर्फ
सर एग्जांपल दूं? हाँ, वो क्या होगा वो? एक सेकंड तो रुकना। हाँ सर जैसे सर मैं मतलब घर से यहाँ पे आया क्लास लेने, तो सर मतलब मैं मतलब कोई भी बाइक पे आ रहा हूँ जिसकी मतलब एवरेज कम है, तो मैं ऐसा बाइक ले लूँगा कि जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा होगी तो मेरी कॉस्ट कम होगी, तो सर ये है कॉस्ट रिडक्शन। सर कॉस्ट कंट्रोल के मेरा दोस्त भी आ रहा है, मैं उसके साथ बैठ के आ रहा हूँ, तो सर ये कॉस्ट कंट्रोल है। नाइस ट्राई। ये बताओ इसको, ये कुछ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है ये बंदा? लाइव स्ट्रीम वाले मस्त जवाब दे रहे हो, एकदम प्राउड ऑफ यू गाइस, है ना? बट मैं आपके आंसर जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं अभी, नाराज मत होना, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो जानबूझ के भी देखो सब मोबाइल निकाल के पढ़ रहे हैं आपके आंसर, है ना? इसके लिए नहीं बता रहा था। Maybe like in cost control, we'll keep the quality of material same and we will try to reduce. But दैट for इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट कंट्रोल में एंड कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉस्ट रिडक्शन में वी ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी कॉस्ट कंट्रोल व्हाट वी एम फॉर। बैठ जाओ, बोलना है तेरे को थोड़ा सा? हाँ for- बोल ले। in cost reduction, we will only focus on the price so that sometimes we अरे उल्टा बोल रहा बाबू। in cost reduction I'm saying we may not focus on quality. अरे वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। Oh, I thought it. Oh, you thought then you lost to 200 rupees. Ah, yes, you tried. That's the spirit. Yes. So ऐसे ही देखो, क्लास में ऐसे ही माहौल बनाएंगे, ऐसे ही आपको विटामिन एम का मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको, है ना? तब जाके आप सोचोगे, ठीक है ना, कि हाँ भाई इसका जवाब देना है करके। तो ऐसे करते करते अगर पूरे बैच में अच्छे से जवाब दिए ना, यू कैन एक्चुअली रिकवर योर कॉस्टिंग का फीस, ठीक है? सो यू हैव टू बी, यू नो, stay alert, try to give the questions का answers which I ask you in the class and it can be random any question, ठीक है ना? okay, and जैसा लेवल बढ़ते जाएगा अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, 200 का 205 भी हो सकता है। so cost reduction मतलब try to understand everyone, cost reduction मतलब we reduce the cost, that is for sure, reduce the cost, या बोलो हाँ हाँ सर, अरे बोलना, बोलो ना हाँ। We reduce the cost, okay, but without affecting its quality. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, समझ रहे क्या बात को? अगर मान के चलो मैं कल चल के अनाउंस करता हूं कि एक काम करते हैं, 13,500 नहीं, मेरे क्लास की फीस होंगी, है ना, सिर्फ ओनली 3,500। क्या बोला मैंने? मेरी क्लास की फीस हो गई सिर्फ 3,500, मैंने खर्चे बहुत कम कर दिए, बराबर। अब इसमें क्या कर रहा मैं? हर चैप्टर का एक ही की प्रॉब्लम ही सॉल्व करा रहा, ठीक है? बुक मतलब हो जाएगी 10 पन्नों की, 10 चैप्टर की, ठीक है ना? आपको एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा तो मेरा स्ट्रीमिंग वगैरह का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, मेरे को एम्प्लॉइज रखने की जरूरत नहीं है। 3,500 कॉस्ट रिडक्शन, इज इट राइट? नो सर। तो आप समझिए, मैं जब कॉस्ट पता करता हूं तो कॉस्ट पता करता हूं नंबर 1 सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए, वो तो ठीक है, बट दूसरा क्या मैं इस कॉस्ट को और कम कर सकता हूं क्या? क्या और मैं फायदा कर सकता हूं क्या? मेरा खर्चे में और कम कर सकता हूं क्या? बट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में यह रखना है कि इसमें कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट इंफीरियर हो जाएगा और कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। समझे बात को? सो दैट इज व्हाट यू एम इन व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन। सो कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट ओनली टू रिड्यूस द कॉस्ट, बट अलॉन्ग विद द रिडक्शन वी आर एमिंग टू मेंटेन द क्वालिटी। समझा गया? बट कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या एम करते हैं? एटलीस्ट अगर हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट को हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। अरे बोलो यस और नो। मतलब हम लोग क्या करेंगे? वी विल, बोलो, वी विल एम नॉट टू एक्सीड द एग्जिस्टिंग कॉस्ट। ज्यादा इंग्लिश हो गई है? नहीं ना? सो क्या बोलेंगे? वी विल एम, वी विल एम ऑन नॉट टू exceed the existing cost।
मेरा बच्चा इन द लाइव स्ट्रीमिंग जमा गया ये? यस सर. इधर अरे बोलो सब लोग कॉन्फिडेंस के साथ. समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. समझा गया? ओके. सो यहां पे आपको पूछेंगे कि बॉस व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट. तो एक तो मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी बेसिक. सेकेंड, जब मुझे कॉस्ट पता चलेगा ना सर, बराबर, मुझे जब कॉस्ट पता चलेगा तो क्या कर सकता हूं मैं? कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं कि भाई जो एग्जिस्टिंग खर्चे लग रहे हैं वो उसको बढ़ने नहीं दूंगा मैं. समझ रहे बात को? और तीसरा, जो एग्जिस्टिंग खर्चे हैं अगर मैं कहीं उन्हें कम कर सकता हूं बिना क्वालिटी को अफेक्ट करे तो वो भी मैं एम करूंगा यहां पे. समझे बात को? यस सर. ये क्लियर एकदम? यस सर. सर ये सब तो बहुत ठीक है, मतलब अभी सर समझ में आ गया सर. बट सर ये बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने डायरेक्ट बता दिया कि कॉस्ट है ना सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल. सर कॉस्ट क्या है? सर इतने भी एडे नहीं हम. कॉस्ट मतलब क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट मतलब क्या है? सिंपल. कॉस्ट मतलब बोलो. कॉस्ट मतलब सर खर्चा. खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर. कितना इजी है, सिंपल है एकदम. बताओ कॉस्ट मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जैसे मैंने ये कॉस्ट फीस 13,500 कॉस्ट एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या क्या खर्चा लगा होगा? बताओ मुझे क्या क्या. मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं ना, नहीं आपको तो बराबर ये दिख रहा था, बराबर. अब बताओ खर्चे बताओ, तब बात करें यहां पे. चलो चलो होने दो. चलो एक एक करके. सबसे पहले क्लासरूम का रेंट, बुक्स का खर्चा, इंटरनेट जो अभी थोड़ी देर पहले चला गया था, उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप लोग? एम्प्लॉइज. ठीक है. फिर उसके बाद और मतलब ये फर्नीचर वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब कैपिटल का. तो खर्चे की अगर बात करें तो मैं बोल दूं डेप्रिसिएशन. बोलना, क्योंकि मैं लैपटॉप नहीं लिखूंगा ना, बट लैपटॉप के ऊपर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर फिक्सचर्स के ऊपर का डेप्रिसिएशन. हाँ जी. और एडवर्टीजमेंट. यस. चलो चलो बोलो. हाँ, ट्रांसपोर्ट, बराबर, बच्चों को यहां वहां घुमाने के लिए ट्रांसपोर्ट. और फिर आप बोलोगे कैंटीन, बराबर. और बोलते जाओ. अरे बहुत खर्चा रहे, बराबर. फिर उसके बाद अरे आप इसे क्लासरूम में मत देखो, वेबसाइट, ऑनलाइन एडमिशन लिया ना, बराबर. अब ये लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे जो है इनको एप्लीकेशन दिया तो इनको मुझे क्या देना पड़ा? लाइसेंस देना पड़े. अरे बोलो यस और नो? यस. तो वो खर्चा हो गया. और बताओ. पेन ड्राइव का खर्चा, पेन ड्राइव. फिर उसके बाद डिलीवरी, बराबर, मतलब कुरियर चार्जेस. मतलब आपको लग रहा है ना खर्चा नहीं है. ए, देखो. हाँ बोलो. और कुरियर चार्जेस. और हाँ मैगी. आज मैं बोला मैगी कहां बोल रही थी. ठीक है. तो पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, बुक्स वगैरह आ गया. और बोलते जाओ. बताओ. फिर हाँ स्टोरेज, मतलब वो रेंट में आ गया सर. तो आप समझिए सर, ऐसे अगर हम लोग देखते जाए ना तो बहुत सारे खर्चे हैं सर. बोलो आया ना, बहुत सारे खर्चे. तो इन सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए, बराबर कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट असर्टन करते हैं. तो उसके बाद आप समझिए कॉस्ट इस शब्द का मतलब जानने के बाद अब आपको सर पूछेंगे व्हाट इज कॉस्टिंग. व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर. अब हम लोग, आपने बोला सब्जेक्ट का प्यार से नाम क्या है? कॉस्टिंग. सो कॉस्ट विथ अ टिंग मतलब क्या हुआ? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिंग. समझा गया बात को? मतलब देखो, खर्चा मतलब कॉस्ट, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट. ये क्लियर एकदम बात?
इसमें किसी को कोई दुविधा है क्या? कुछ क्वेरी है क्या इधर? भाई को इज्जत दो। भाई कुछ क्वेरी है क्या इधर? नहीं। अब हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं जानना है भाई, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट की क्या हेल्प करने वाला हूं कि उस प्रोडक्ट का खर्चा मैं आपको असर्टन करने में हेल्प करूंगा। समझ रहे बात को? अरे आप समझो बात को, इधर इधर आते रुको, यहां पे अच्छा इधर इंटरनेट दूसरा वाला लगा है ना, इसका पासवर्ड नहीं है ना मेरे पास, रुको मैं अपना यूज करेगा हॉटस्पॉट। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्लास में? अरे आपसे पूछ रहा हूं, अभी कॉस्टिंग की बात हो रही, ठीक है ना? अभी हम लोग वास्तविक जीवन में जाके देखेंगे कि आ गया ना, ये देखो किसकी वेबसाइट है ये, चाचा मोचर्स की। आप देख रहे हैं यहां पे कि हमारा एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या? वो आपको बोल रहे देखो मटेरियल इतना कंज्यूम किया हमने, ये हमारे एम्प्लॉय का कॉस्ट, ये अदर एक्सपेंसेस। भाई साहब ये बड़े बड़े कंपनीज को है ना, ये डेटा एक्यूरेट चाहिए होता है, ये सही चाहिए होता है उनको डिसीजंस लेने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के लिए। इसीलिए तो इसको सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि ये मैनेजमेंट के लिए है। इसके लिए सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझा क्या बात को? ये सब जो डेटा है ना आपको, ये किधर दिख रहा है? आपको कौन से हेडिंग में दिख रहा है? ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक हेडिंग आता, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब तो होता होता, साथ ही साथ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट होता है, जिसमें मैनेजमेंट को ये कितना खर्चा, क्या है, कैसा, ये सब पता चाहिए। कौन करके देगा? तेरा भाई करके देगा। मतलब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट करके देंगे, अपने लिए आएगा ये काम। अरे समझा क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, दीज आर द वंस विल डू दिस। तुम समझ रहे क्या बात को? यस सर। मतलब ऐसा अपन अंडर एस्टिमेट नहीं करने का सब्जेक्ट को, समझे? यस सर। तो यहां पे इन कॉस्ट को, मतलब मुझे एक बात बताओ, ये किस बेसिस पे उन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इंक्रीज फ्रॉम 63.6% ऑफ टोटल रेवेन्यू excluding income from this for Tata Motors the cost of material consumed was 73 ये किस हिसाब से बोल रही है? क्या करा होगा उन्होंने? कॉस्ट बोलना, कॉस्टिंग किया है। मतलब क्या किया? दे ascertained द कॉस्ट। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो कॉस्टिंग पढ़ के गया होगा टाटा मोटर्स के अंदर और उनको ये सब काम करके दिया होगा, वो आप बनने वाले हो। समझेगा बात को? यस सर। ओके, सो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो अब यहां पे क्या करते हैं सर? लेट अस नाउ स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या, थोड़ा बचपन की आदत ताजा करते हैं। बचपन फाउंडेशन अपना, मैं जब भी बोलूं ना बचपन की आदत, तो अपना बचपन मतलब फाउंडेशन। अब बचपन में एक आपका बहुत ही बढ़िया सा फेवरेट सा चैप्टर हुआ करता था, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। उस टाइम पे पहली दफा आपने कॉस्ट के बारे में बातचीत करी थी, सही है ना? सो आज उस समय पे आपको अलग अलग अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया था आपको। यस सर। सो हम यहां पे बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बचपन से थोड़ा वाकिफ हो जाते हैं, फिर वहां से ट्रांजिशन फाउंडेशन से इंटर का स्मूथ होएगा, ठीक है ना? सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो ये, ध्यान से सुनना, गाने मत गा तू, जो तू टिकटॉक चलती है। हाँ तू बिंदास, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करें तो पहली बात तो ये कि हम जो कॉस्ट की बात करेंगे थ्रू आउट इन कॉस्टिंग, ये कॉस्ट होगी कौन सी? इकोनॉमिक कॉस्ट। ये दिमाग में डाल देना सर। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो भी कॉस्ट की बात करेंगे सर, ये होगी कौन सी कॉस्ट? आपको पता है व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? हाथ ऊपर करके कोई बोलेगा?
फाउंडेशन खत्म, ये सारा खत्म, सवाल ही नहीं। अरे भाई साहब, ए मेरे बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग में तुम बोल दो रे यार, इधर फेस टू फेस वाले बोल रहे सर नहीं आता। हाँ बेटा, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस कुछ कुछ कॉस्ट, और वो कुछ कुछ कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? द कॉस्ट ऑफ अर्न्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे बोलो यस और नो। इसको बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहां से जब भी हम लोग कॉस्टिंग में कॉस्ट की बात करेंगे सर, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्यों? वो बोल रहा है पता होता तो थोड़ी ना आता। ऐसे बोलते सर को? हाँ, सॉरी बोल, सॉरी बोल, इट्स ओके। चलो बोलो, कोई है क्या? वाई इकोनॉमिक कॉस्ट इज कंसिडर्ड इन कॉस्टिंग? 200 रुपए। ये चिड़की पैसे की बात करी, लगी आंसर दिया, इतनी देर जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, ले गुड। अरे अरे नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए, देखा? ठीक, कोई बात नहीं। अब दीदी ने नहीं बोला तो नहीं बोला, घर आई लक्ष्मी को ठुकराते क्या एडी? ठीक है, कोई बात नहीं। सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं यहां पे? फॉर व्हाट? फॉर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर, एज इट इज used for decision making। समझा क्या मेरा बच्चा? सो यहां पे हम ये इकोनॉमिक कॉस्ट को यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग डिसीजंस लेना है। देखो, ये प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। समझ रहे? ये एरिया ऑफ बिजनेस करे या नहीं करे, वो डिपेंड करता है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो उस कॉस्ट में हम लोग सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, साथ ही साथ वी विल ऑल्सो कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द नोशनल कॉस्ट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग जब भी कॉस्टिंग में कॉस्ट की बात करेंगे तो इट विल बी विच कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट। पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर। अब इसके बाद यहां से आगे चर्चा करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द नेचर और एलिमेंट। किसकी बात करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। ठीक है? सो वो कौन से कॉस्ट है? तो नंबर 1 इज मटेरियल कॉस्ट। किसका खर्चा? मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो मटेरियल लगता है ना सर। फर्नीचर बनाया, मटेरियल क्या लगा बताओ? वुड लगा। मटेरियल लगा क्या नहीं लगा? यस सर। हेक्सो ब्लेड, अरे कटर है, वो भी तो मटेरियल हुआ ना? यस सर। फिर फेविकॉल, बताओ। फिर उसके बाद लेबर का खर्चा, बराबर। जो लेबर पूरा वो उसको काटेगा, उसको जोड़ेगा, उसको शेप देगा, तो ये कौन है सर? लेबर, बराबर। एंड मटेरियल और लेबर के अलावा भी तो और कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो वो नॉर्मल एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? नेचर और एलिमेंट। तो वो कौन से हो गए सर? मटेरियल। बोलो सब लोग, कौन से हो गए वो? मटेरियल, लेबर, और एक बार मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। आपको पता है इन सबके है ना 2-2 बच्चे हैं। इन सबके 2-2 बच्चे। मालूम है इन बच्चों का नाम क्या है? कैसे पता आपको? बचपन में पढ़ा था। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, बोलो। वेरी गुड। तो आप समझिए बात को कि देयर इज डायरेक्ट मटेरियल, मतलब ये जो वुड है ये क्या हुआ?
डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज इट इज डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट. अगर मुझे ये डायस आपको दिख रहा है ना सामने, डायस जो बेंच है आपका, जो घर वाले जो अपने मस्त कंफर्टेबल बेड पे बैठे हैं, मस्त लेक्चर देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं मस्त एकदम, तो वो जो बेड का जो वुड है वो क्या है? वो डायरेक्ट ट्रेसेबल है ना वो. अरे बोलो यस और नो. यस सर. तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो ब्लेड यूज किया हमने कट करने के लिए, बताओ इस डैश के लिए कितना ब्लेड का खर्चा लगा बताओ. इट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल. इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. समझे क्या बात को? यस सर. उसके बाद लेबर की बात करें तो लेबर भी दो तरीके के होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस भी दो तरीके के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. समझे बात को? यस सर. अब यहां पे हम लोग आते हैं अपने इंडेक्स पे. इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, साहूकार जो आया होगा ये सब करने के लिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आया होगा ना, तो वो थोड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है, बराबर. या तो अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं कौन सा लेबर है? डायरेक्ट. ई भैया इनडायरेक्ट. ये बहुत सारे खर्चे हम लोग अभी वही बता रहा हूं अभी कि देखो स्क्रीन पे देखना सब लोग कि ये जो फर्स्ट चैप्टर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यही सब चालू है इंट्रोडक्शन का. ये जो मैं अभी ज्ञान दे रहा ना आपको, किधर है ये? फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझे क्या? फिर जैसे अभी अपन ने अलग अलग तरीके के खर्चे देखे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो आपको मटेरियल कॉस्ट यहां पे दिख रहा है आपको चैप्टर नंबर 2. तो मटेरियल कॉस्ट वाला जो चैप्टर है कि असर्टेनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो ये आपको सिखाया जाएगा एक्सक्लूसिवली इन चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग. आई बात समझ में? मतलब आप समझो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये फोन बन रहा है, इसको मटेरियल लगा के नहीं लगा, तो इसको लगने वाले मटेरियल की कॉस्ट कितनी, सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है साहब. तो ये हम लोग सीखेंगे सेकेंड चैप्टर में. समझे बात को? फिर उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनका खर्चा, उनकी सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव, ओवरटाइम. वो फोन बनाने के लिए इसके ऊपर आपको लगता है लेबर ने भी काम किया होगा, तो इसका लेबर का खर्चा भी जोड़ेंगे. समझे क्या बात को? किसका खर्चा जोड़ेंगे? लेबर का खर्चा भी जोड़ेंगे. समझे बात को? अरे बोलो आया ना? यस सर. फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल लेबर के अलावा और कुछ खर्चा भी लगा होगा ना, पावर, स्टीम. अरे बोलो साहब. तो ये मटेरियल लेबर के अलावा है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम लगता है कुछ कुछ चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो भाई उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये आपको दिख रहा है यहां पे, ये जो है ना सर डायरेक्ट मटेरियल, ये पढ़ाया जाएगा किधर? चैप्टर 2. डायरेक्ट लेबर चैप्टर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चैप्टर 3. समझा गया? चैप्टर 3 देखो ना, एक ही है दोनों, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. समझा गया आपको? अरे बोलो यस और नो? यस सर. अब ये हो गया किसके बारे में सर? ये हो गया सारे डायरेक्ट खर्चे. कौन से? डायरेक्ट खर्चे. अब बारी आती है सारे इनडायरेक्ट खर्चे की. सारे इनडायरेक्ट खर्चे की. बोलो. अरे बोलो. हाँ जी. सो अभी ये जो इनडायरेक्ट खर्चे है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या इन इनडायरेक्ट खर्चों को भी हमने खर्चों में जोड़ना चाहिए क्या? बोलो. क्यों? मतलब ये तो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेसेबल एसोसिएटेड नहीं है ना, डायरेक्टली उनका पता थोड़ी कर सकते हैं कि कितना खर्चा लग रहा है करके. बोलो ना, कुछ पता कर सकते हैं क्या? बट खर्चा है क्या वो? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं. अब जैसे हम लोग जो है ना कॉस्टिंग बैच का खर्चा निकाल रहे थे, मैं स्वप्निल सर हम लोग बैठे थे, बोले कि हर्षद अपने को निकालना है कॉस्टिंग बैच का कितना खर्चा आ रहा है करके. मैंने कहा ओके चलो सर निकाल दे. तो उन्होंने बोला कि देखो बुक्स का खर्चा. मैंने कहा हाँ सही है. हर्षद तेरी फीस. मैंने कहा हाँ सही है. हर्षद तेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. मैंने कहा हाँ सही है. फिर बोले हर्षद क्लासरूम का रेंट. नहीं, रेंट मतलब क्या? रेंट भाई अकेला थोड़ी पढ़ा रहा है यहाँ पे. सुबह भाई टैक्स भी पढ़े, आप लॉ भी पढ़े, आप अकाउंट्स भी पढ़े, अब आप कॉस्टिंग भी पढ़ रहे. तो भाई हेलो सॉरी,
रेंट नहीं नहीं नहीं, बोलते इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोला व्हाट इलेक्ट्रिसिटी, मैं कैसे बेयर करेगा इलेक्ट्रिसिटी। भाई यहां पे तुम जब टैक्सी क्लास में बैठे थे, लाइट में बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे। अकाउंट्स की क्लास में बैठे थे, लाइट में बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे। लगाओ अंकिता मैम को फोन, पूछो आपने लाइट लगाई थी या बंद करी थी लॉ के क्लास में, बताओ। लगाई थी लाइट। तो ये मेरा खर्चा थोड़ी है कॉस्टिंग का, बोलो। तो ये कौन सा खर्चा है? ये मेरा सिर्फ देखो मेरी बात सुन भाई, भाई बात सुन। मेरी फीस नहीं, तू नाराज मत हो। देख मेरी फीस डायरेक्ट है कि नहीं? मेरे सब्जेक्ट के जो आपको बुक्स दिए डायरेक्ट है कि नहीं? सर आप समझो मेरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्ट है कि नहीं? वो वही मेरा खर्चा है ना। और तुम मेरे माथे पे काहे डाल रहे हो यार? रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भरेगा भाई, सवाल ही नहीं होता। बोल दो स्वप्निल सर को जाके, मैं नहीं भरेगा। क्यों भरूं नहीं ना। तो कॉस्टिंग का खर्चा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा डायरेक्ट खर्चा ही कंसीडर करना चाहिए ना, कि नहीं? इनडायरेक्ट भी जोड़ना चाहिए। वो मेरे माथे पे आना चाहिए, वो मेरे माथे पे आना चाहिए। श्योर हो आप लोग? ओके, वो मेरे माथे पे आ गया, ओवर माई हेड, ओवरहेड। All the indirect expenses combined together is called as overhead expenses. देखो वो मेरा डायरेक्ट शेयर नहीं है, वो सीधा मेरे माथे, मतलब वो मेरे को पूरा उसका बर्डन नहीं मिलेगा, बट उसका कुछ हिस्सा सर मेरे माथे पे आएगा। मतलब आज समझो अगर 8 से लेके 8 बजे तक क्लास चल रही है, समझ रहे? पूजा मैम ने 3 घंटे पढ़ाया, तो उनको 3 घंटे का प्रोपोर्शनेट खर्चा उनके माथे पे डालो। 2 घंटे अंकिता मैम ने पढ़ा, 2 घंटे उनके माथे पे डालो। आनंद सर ने 2.5 घंटा पढ़ाया, 2.5 घंटे का उनके माथे पे डालो। 2.5 घंटा मैंने पढ़ाया तो 2.5 घंटे का खर्चा मेरे माथे। समझा क्या? तो ये डायरेक्ट मेरा शेयर नहीं है, बट इसका कुछ हिस्सा मेरे सर पे आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज। तुमको ओवरहेड जा रहा क्या? तुमको ओवरहेड्स नहीं जा रहा ना? तुमको समझ में आ रहा ना? तो ये सब अलग अलग टाइप के खर्चे हैं, बेस्ड ऑन व्हाट? नेचर और एलिमेंट। एंड ओवरहेड्स के बारे में आपको विस्तार में पढ़ाया जाएगा इन चैप्टर नंबर 4। समझा गया? हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन में ही जी रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग को कितना समुंदर तैर करना है। तो एक एक जो कॉन्सेप्ट, एक एक जो कॉस्ट हम लोग जो आज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ना, कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, साहब उनका एक एक चैप्टर फेंक के मारा है आपको। मटेरियल पढ़ना है, ले चैप्टर। लेबर पढ़ना है, ले चैप्टर। डायरेक्ट ले चैप्टर। ओवरहेड ले चैप्टर। आई बात समझ में आपको? सही है ना एकदम? यस सर। तो ये ऐसा आपका अलग अलग कॉस्ट है, ये अलग अलग आपको चैप्टर्स है इसके। तो आपको समझ में आया ना कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में क्या करना है आपने को? एक एक कॉस्ट को कैसे असर्टन करना है। कॉस्टिंग इज व्हाट? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट ना। तो जब आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप आपका बन रहा है, समझिएगा बात को। जब आपका ये लैपटॉप बन रहा है सर, तो इस लैपटॉप में आपका मटेरियल लगा, लेबर लगा, आपको अदर एक्सपेंसेस लगे, इनडायरेक्ट खर्चे भी लगे। बोलो आया ना? तो इसका कॉस्ट अगर असर्टन करना है तो एक एक खर्चा चुन चुन के निकालना पड़ेगा ना भाई। बोलो ना हाँ या ना? एक एक खर्चा चुन चुन के निकालना पड़ेगा। मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, ओवरहेड्स का, सबका खर्चा निकालेगा तेरा भाई। समझा बात को? यस सर। भाई सुन, खर्चा निकाल लेंगे, आगे क्या? टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना? टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना? तो ये टोटल कॉस्ट जब निकालते हैं तो हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, खर्चे का स्टेटमेंट। चैप्टर का फ्लो समझो, सिलेबस समझो पहले, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना एक एक चैप्टर जब समझेगा तब जाके आगे के चैप्टर्स पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। सो क्या हुआ? आपने मटेरियल का खर्चा निकाला, लेबर का खर्चा निकाला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा निकाला, सारे इनडायरेक्ट खर्चे मतलब आपके ओवरहेड्स, उसका खर्चा निकाला। अब टोटल कॉस्ट चाहिए। कैसे लेके आऊं मैं टोटल कॉस्ट? बोलना
हाँ, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सारा खर्चा जोड़, समझा बात को? तो वो जब सारे खर्चे जोड़ेंगे ना भाई, तो उसको बोलेंगे अपन, एक स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे अपन कॉस्ट शीट। ये एकदम बहुत ही आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा। पूछ क्यों? फॉर्मेट बेस्ड है एकदम। मतलब एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का खर्चा आपके सामने, नुस्ता डाल दो, नुस्ता टाको, ये खर्चा आया डाल, ये खर्चा आया डाल, ओके, टोटल कॉस्ट फिनिश। समझा? यस सर। फिर ये खर्चा सब हो गया, अब इसका हिसाब किताब करना पड़े। बोलो आया ना? हिसाब किताब करना पड़ेगा ना भाई, तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे आप अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना, वैसा कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स में है। यहाँ पे जर्नल एंट्री, कॉस्ट के जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। खर्चे के अकाउंट में क्या डेबिट, कौन सा अकाउंट, कौन सा WIP में क्रेडिट, किधर क्या, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस रहेंगे ना। पहले वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, फिर फिनिश गुड्स रहेगा, फिर गुड्स सोल्ड रहेंगे, बहुत कुछ चीजें रहेगी। तो उसका अकाउंटिंग करने का, तो वो यहां पे आ गया अपना स्टेटमेंट बनने के बाद आप करोगे इसका कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो अपना फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होता है, विच इज फर्स्ट मॉड्यूल। हेलो हेलो, एक सेकेंड, मां कसम सर चक्कर आ गए ये सुन के। फर्स्ट मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल है? और 2 मॉड्यूल 2 भी है, मॉड्यूल 3 भी है, ठीक है ना? हाँ, सो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका बेसिक है, बेसिक। ये कितने मार्क्स का है? ओनली 50 मार्क। फर्स्ट मॉड्यूल इज योर 50 मार्क्स। ये रहा इधर, ये ICI का चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे। ये जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तब वैसे वैसे बताते जाऊंगा कि कितने मार्क का कौन सा चैप्टर हुआ। बट ऑल इन ऑल दिस फर्स्ट मॉड्यूल कवर्स योर 50 मार्क्स ऑफ द सिलेबस। एंड जब ये फर्स्ट मॉड्यूल भी खत्म होगा ना, ICI का पेपर भी उठाओगे ना आप, कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर, आप बोलोगे सर आधा पेपर सॉल्व करते आया। ये लेवल पे इतना प्रिपरेशन होता, ठीक है? मॉड्यूल 2 बात करता है अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पहला तो है ही नो डाउट, दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इसमें ना ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से कॉस्ट निकालना है। मतलब आप समझो कि जैसे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो वो जब चैप्टर ही पढ़ेंगे ना तब समझेगा, ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। एक है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग मतलब एक प्रोडक्ट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम क्या जानो, वो ये सिखाएगा। यूनिट मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हम लोग जैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हमने। अब जैसे ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये लैपटॉप बनाया, एक ही लैपटॉप थोड़ी बनाया होगा, बहुत सारे बनाए होंगे ना, बहुत सारे बनाए होंगे, बट एक लैपटॉप की कीमत क्या है, तो वो कैसे निकालना, इसको कहां पढ़ेंगे? यूनिट कॉस्टिंग। सिंपल है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इज इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट। वो पढ़ना है चैप्टर में। हाँ, चैप्टर खत्म, लाओ फीस। दूसरा हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग। प्रोडक्शन इज डन इन बैचेस एज वेल। जैसे आप अगर देखते होंगे मेडिसिन आपने कभी ली होंगी तो उसमें बैच नंबर लिखा हुआ होता है। जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें लिखा होता है बैच नंबर। तो वो प्रोडक्शन जो चलता ना, एक बार स्टार्ट हो गया ना भाई, वो 100 यूनिट्स बना के ही मानेगा। एक बार स्टार्ट हो गया 500 यूनिट ही बना के मानेगा। तो वो एक बार स्टार्ट हो गया और इतने यूनिट बनाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैच। प्रोडक्शन रन्स इन व्हाट? बैचेस। तो अपने को उस पूरे बैच का खर्चा निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैच कॉस्टिंग। समझा क्या? यस सर। जॉब कॉस्टिंग, कभी कभी हम लोग है ना जॉब असाइन करते हैं लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ज्वेलर है, मेरे को मान लो है ना एक बहुत ही बढ़िया, मतलब मान लो मेरी बीवी को खुश करने के लिए मेरे को एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस बनाना है। तो मैंने उसको बोला, देख भाई एक 2 से 3 या 5 तोले के अंदर मेरे को मस्त एक ऐसा नेकलेस बना के दे, उसमें ये टेम्पल डिजाइन होना चाहिए ना, ऐसा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला।
तो वो काम करेगा। तो वो क्या हुआ उसका? जॉब। वो जॉब हुआ ना उसका। तो स्पेसिफिक उस काम को करने के लिए उसको कितना खर्चा लगा, उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना खर्चा लगा, उसको क्या बोलूंगा? ये हुई ना बात। ये मजेदार चैप्टर है ये, समझे क्या? फिर उसके साथ साथ कौन है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रे। अब जॉब में और समझो, जॉब समझ में आ गया ना? अब कॉन्ट्रैक्ट समझो। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरे को ये बिल्डिंग बांध के दे। जॉब का काम होता है कि इट इज डन विद इन अ ईयर, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कब आता है? विच एक्सटेंड्स फॉर मोर देन अ ईयर। आपको इंटीरियर डेकोरेटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पूरा बिल्डिंग जो है सोसाइटी को है ना उसको डेकोरेट करो, इंटीरियर करो उसका। ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, डैम कंस्ट्रक्ट करो, रोड्स कंस्ट्रक्ट करो, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स होते ना इनके। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कितना खर्चा? अरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी तो कोट करना होता है ना। गवर्नमेंट आया मेरे पास और बोलता है, हर्षद जी आपको हम डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए। बोले हम आपको देंगे, बताओ कितना खर्चा लगेगा? मैंने कहा अभी तो शुरू नहीं किया, कैसे करूं? बोले जाओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ के आओ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा ये पता करना पड़ेगा ना सब। समझे बात को? इसको बोलेंगे क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग अभी क्या होता है ये समझ में आएगा ना। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? अब प्रोसेस में चलते हैं। प्रोडक्शन जो होता है ना ये प्रोसेस में चलता साहब। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिर फाइनल प्रोडक्ट। जैसे मान लो अपने को है ना फ्रूट जूस बनाने का है, तो फ्रूट जूस बनाने के लिए पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको मान लो आपको वाटरमेलन जूस बनाना है, तो आप वाटरमेलन पहले परचेस करोगे, प्रोसेस 1। फिर सेकंड प्रोसेस वाटरमेलन का पीलिंग होगा, फिर उसका जूस एक्सट्रैक्शन होगा। थर्ड प्रोसेस में उसके अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। फोर्थ प्रोसेस में उसका बॉटलिंग पैकिंग होगा, फिर जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना। तो प्रोडक्शन विल हैपन इन व्हाट स्टेजेस, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। सही बात है एकदम, यस सर। हर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूट करने के लिए, हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, तो उस हर एक प्रोसेस का खर्चा निकालना इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये कैसा ऑपरेट कर रहा है, समझा? ये क्यों काम में आता है? अब समझो बात को। आनंद सर और मैं, हम दोनों फ्रूट जूस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे यहां पे ना सुपर्ब टेक्नोलॉजी है पल्प निकालने का। हम बहुत अच्छे से है ना पल्प निकालते हैं और हमारे पास सब है। परचेसिंग, सॉर्टिंग से लेके वो क्या करना है अपने को, फ्रूट जूस निकालना से उसको पैकिंग करके डिस्पैच करना, सब है अपने पास। आनंद सर के पास भी ये सब है, बट आनंद सर बोलते हैं कि भाई हर्षद सर आप जिस तरीके से फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करते हो ना उसमें वेस्टेज बहुत कम है, क्या आप हमारे कंपनी के लिए फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करके दोगे क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, आपको तो धंधा करने से मतलब है, पैसा लूंगा मैं। तो बोलते कितना पैसा लोगे? तो मुझे उस प्रोसेस तक का मुझे कितना खर्चा लगता है ये पता होना चाहिए ना, समझे क्या बात को? तो उसके लिए मुझे क्या काम में आएगा? प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? उसके बाद जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये अलग फंडा भाई। जब हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट बन रहा है एंड था उसके साथ साथ दो प्रोडक्ट बन गए, एक के दो। अरे क्या मजा है ये। एक प्रोडक्ट बन रहा था, बनते प्रोडक्ट दो हो गए। शुगर बनाते बनाते मोलासिस बगैसिस बनता, बराबर है कि नहीं? क्रूड ऑयल को कभी प्रोसेस करो तो उससे आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये एक ही क्रूड ऑयल से ही मिलता है। मतलब एक चीज आपको कितने अलग अलग प्रोडक्ट दे रही है और सबकी इज्जत है भाई, सबकी इज्जत है।
तो भाई वो उस एक क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी मिला, डीजल भी मिला, केरोसिन भी मिला, तो भाई मुझे तीनों का खर्चा निकालना है ना, तीनों का खर्चा निकालना है ना। फिर कैसे निकालू? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट है, साथ में बने ये प्रोडक्ट, समझा बात को? हाँ? फिर उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग, अपन क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे ना, ऐसे बहुत लोग सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट का सर्विस देते हैं, हॉस्पिटल का सर्विस देते, एयरलाइन का सर्विस देते, कोचिंग का सर्विस देते, स्कूल का सर्विस देते, तो उनको भी तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना भाई। अरे बोलो यस और नो। तो ये एक बढ़िया सा मॉड्यूल है। फिर इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम चलेगा साहब, समझे बात को? तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। साउंड्स गुड? दिस गिव्स यू ओनली 25 मार्क्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बाबू। हाँ ना, वो अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना बाबू, तब और विस्तार में पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर के किरदार बता रहा हूं। जब पिक्चर आएगी ना, तब बिंदास तू पूछ, तू बोलेगा एक करना है तेरे लिए, कर भी दूंगा मैं, ठीक है ना? जब तू सॉल्व भी करेगा तू बोलेगा सर एक्चुअली एक ही है। उसके ना भावनाएं अलग अलग है, उसका दर्द, फीलिंग्स, यू नॉट फीलिंग्स, प्यार वही है, अलग अलग तरीके से जताया गया है। कोई बब्बू बोल रहा है तो कोई सोना बोल रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़े यहां से। यस सर। सो ये 25 मार्क्स है। लास्ट 3 चैप्टर्स वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है कि मेरे को 90 क्लासेस लगेंगे, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, 80 क्लासेस में खत्म हो सकता है या 100 क्लासेस में खत्म हो सकता है, बोलो हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे। देखो कॉस्ट कंट्रोल भी करना है, जैसे आपको नींद को कंट्रोल करना है, ठीक है बेटा? वापस सोया ना, तेरा चश्मा लेके भाग जाएगा, मैं ध्यान रखना। तू कब से झूम रहा तू? हाँ, आंखें दुख रही है, दबा दूं? कम ऑन, ध्यान दो। सो स्टैंडर्ड हम लोग सेट करके रखते हैं, और एक्चुअल फिर क्या होता है सर? एक्चुअल कुछ भी हो सकता है। तो 2 चीजें होती है, एक्चुअल अपना फेवरेबल भी हो सकता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, या एडवर्स भी हो सकता है। अब बताओ 90 क्लासेस में खत्म होना चाहिए था, 80 क्लासेस में खत्म हो गया, बताओ फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल, अच्छा है। 100 क्लासेस लग गए, एडवर्स। तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है, कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है। तो अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके चल रहे हैं और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और दिखता है कि सर ये एडवर्स है, तो उसके रीजंस को इन्वेस्टिगेट करके कॉस्ट को कंट्रोल या रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज व्हाट इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन वी टॉक अबाउट इज द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता। किसके लिए काम में आता? डिसीजन। सिंपल एग्जांपल दो, देखो आप लोग है ना गाड़ी खरीदने जा रहे हो, सिंपल एग्जांपल, गाड़ी खरीदने जा रहा तो ये सब कितना मजा आएगा ना आपको, मतलब तुम बोलोगे बाप रे बहुत भारी सब्जेक्ट है, और एक्चुअल में बहुत भारी है। आपको पजल्स पसंद है क्या? पजल्स, दिमाग लगाना पसंद है क्या? अगर पसंद है, जिसको नहीं पसंद ना तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा वो बेयर कर लेना, बट जिसको ऐसा दिमाग लगाना है, पजल सॉल्व करना है, चैलेंज पसंद है, ऐसा ये सब्जेक्ट आपके लिए बना है। अभी इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसा है? अब मान ले तू गाड़ी खरीदने जा रहा है, तेरे पास 2 ऑप्शन है, पेट्रोल गाड़ी खरीदना है, डीजल गाड़ी खरीदना है, कौन सी खरीदेंगे? ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते पेट्रोल खरीदू या डीजल खरीदू। आप समझो पेट्रोल गाड़ी सस्ती आती है, डीजल गाड़ी महंगी आती है। पेट्रोल का रेट ज्यादा है बट डीजल का रेट सस्ता है। पेट्रोल का एवरेज कम है, डीजल का एवरेज ज्यादा है। बहुत तकलीफ है बाबा। फिर क्या, कैसे डिसीजन ले? घर में कभी ये डिस्कशन हुआ होगा, कभी मम्मी पापा या भाई बहन कभी गाड़ी ले, कार लेने के सोचते हैं ना, तो वो सोचते हैं पेट्रोल गाड़ी ले या डीजल गाड़ी ले। फिर वो पूछते तेरा कितना रनिंग होगा, फिर वो कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखेंगे।
आई बात समझ में कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. इतने किलोमीटर अगर चल रहे दोनों गाड़ियों में, अगर इतने किलोमीटर चल रहे तो कोई भी गाड़ी लो, बट इससे ज्यादा हो रहे तो डीजल लो, इससे कम हो रहे तो पेट्रोल लो. तो वो ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना, ये सब चीजें सीखना, ये ऐसा डिसीजन मेकिंग का काम किधर सीखते बालिक? मार्जिनल कॉस्टिंग. एंड लास्ट में बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स, जो बहुत ही आसान है. हम लोग को बजट बनाने होते हैं, आने वाले समय में इतना इतना खर्चा लगेगा, तो वो बजट्स बनाएंगे, तो दैट इज बजट कॉस्टिंग. सो दिस विल एड यू फॉर अनदर 25 मार्क्स. इजी है ना? यस सर. देखो खत्म हो गया सिलेबस. Right, so this is how your 100 marks is there. Module 1 50 marks, module 2 25, module 3 25. Sounds interesting, right? So ऐसा ये अपना सिलेबस है 100 नंबर का. ये देख के लग रहा कि आपसे हो पाएगा? नहीं? लड़ने के पहले हथियार नहीं डालते, ठीक है ना? ऐसा लड़ेंगे, बहुत मजा आएगा, हो जाएगा, बहुत इजी है. बट एज आई सेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? आप रेगुलर आओ, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. एंड मेरा नेचर एकदम बता रहा हूँ आपको, अगर जिस किसी भी वक्त, जिस किसी भी समय ऐसा लगता है कि अब मैं बोलने के बाद भी अगर बच्चों के दिमाग में नहीं जाएगा तो मैं ज़बरदस्ती पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है ना? संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर फेंक के मारेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें. वो डील कब किया? जब वो पूरा टाइम पे हो जाएगा, उस टाइम तक पढ़ोगे तो. बट अगर उस दिन पे नहीं जा रहा तो जबरदस्ती में आधा घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ाएगा, अगर वो वर्थ नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग? ठीक है ना? यस. सो दिस इज हाउ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ये इंट्रोडक्शन में बेस्ड ऑन नेचर एंड एलिमेंट ये वाले कॉस्ट हमने देखे. बोलो हाँ या ना? यस सर. और ये सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू हमने लिया एक इंट्रोडक्शन की सहायता से, ठीक है? जब हम लोग कल मिलेंगे, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा नको इतना टॉर्चर करने को. मेरे को आपकी आंखों में वो दर्द दिख रहा है. प्रभु छोड़ दो, ऊपर वाले की बहुत दुआएं मिलेगी. आई गेट दैट, इट्स ओके, बट नॉट एवरी डे. थोड़ा एक हफ्ता लगेगा आपको, थोड़ा वो बम को आदत होएगी कि थोड़ा वो सीट पे बैठ के वो रूटीन हो जाएगी. फिर ऐसा टाइम आएगा आप बोलोगे सर पढ़ाओ, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता. कल जब हम लोग मिलेंगे, ध्यान देना, 1 मिनट इज्जत देना भाई को. कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस के बारे में. हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे एंड बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी की बात करेंगे. तो बहुत कुछ चीजें कल हम लोग नई नई सीखेंगे. एंड कल से जब आएंगे तो स्ट्रेट बैंग ऑन हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. तो आज 100 नंबर का सिलेबस क्या है, कैसा है, समझ में आ गया होगा. कुछ बच्चे बाद में पूछेंगे सर आज जो ये आपने इतना कुछ लिखाया ये हम कब लिखेंगे? तो अगर आपने मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा है तो आप सबको पता है कि थोड़े टाइम बाद हम लोग ये सब एक साथ मजा करते करते, गाने सुनते सुनते लिखेंगे इसको. सही है? यस. सो आई होप यू हैड अ गुड सेशन and a good day of your CA intermediate first day, right? Hope to see you guys tomorrow with much more energy. Yes sir. God bless you guys. Bye bye. Have a great evening. Thank you.